हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और यह वीडियो भी क्विज और डिस्कशन के फॉर्मेट में है। आपको यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताना होता है, इसके बाद हम इसका डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो देखेंगे। पहला ही प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन है ए भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 4। इसमें आपको उत्तर बताना है या आंसर देना है कि इसमें आंसर क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3। आंसर क्या है? सी, भाग 3। और भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकारों की चर्चा है। मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितना है? तो देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों को के बगैर मानव जो है अपना जीवन जीना मुश्किल है। मानव को अपना जीवन जीना मुश्किल है या उसके व्यक्तित्व का विकास करना मुश्किल है। इसलिए इसे सार्वभौम्य घोषणा पत्र भी कहा जाता है, या इसे संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं, या मौलिक अधिकार भी कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, सार्वभौम घोषणा पत्र भी कहते हैं, या संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। किसको? तो मौलिक अधिकार को, या भारतीय संविधान के भाग 3 को, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। और मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ देखेंगे जिक्र जरूरी है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 6। और यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको अनुच्छेद 31 और 19 से हटाकर अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है। और इस प्रकार यह विधिक या कानूनी अधिकार है। और नहीं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था। अब देखेंगे ये 6 और मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में मिलती है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब देखेंगे भाग 1। तो भाग 1 में केंद्र राज्य एवं संघ एवं राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना है? तो याद रखेंगे 36 से 51 तक। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद अगर पूछे तो 36 से 51 तक। भाग पूछे तो 4 क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको उत्तर बताना है इसमें कौन इसमें सुमेलित नहीं है, कौन गलत मिला हुआ है। ऑप्शन है ए समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30, और डी है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। इसमें आपको उत्तर बताना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन फिर से देखेंगे, ए समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद ये बी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 और संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। इसमें उत्तर होगा सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में न होकर के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से
28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, ठीक है। अनुच्छेद 26 में है, करों की संदाय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 27 में। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, जबकि अनुच्छेद 29, 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपसे पूछे तो अनुच्छेद 29, 30। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो यह हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 25 से 28। अब देखेंगे ऑप्शन है ए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समता की बात करता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष। अनुच्छेद 14 ऐसे देखेंगे, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जबकि अनुच्छेद 18 देखेंगे आप, 18 उपाधियों का अंत है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक 5 मिलेंगे इसमें, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें देखेंगे विधि के समक्ष समता, 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का रोक है, ठीक है। 15 अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात करता है, ठीक है। अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23, 24 दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 और 24 दिया हुआ है। देखेंगे अनुच्छेद जो 23, 24 है, इसमें कहता है कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 कहता है कि बेगारी या बलात् श्रम किसी से नहीं कराया जा सकता। इसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है कहता है कि बालकों को मजदूरी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते या नियोजन पर नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखेंगे संपत्ति का अधिकार की चर्चा पहले अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 में दिया हुआ था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 भी पूछता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, और यह अब मौलिक अधिकार की जगह पर क्या हो गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके लिए ऑप्शन है 23, बी है 40, सी है 50 और डी है 60। आपको उत्तर बताना है इसमें से क्या होगा। फिर से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है ए 30, बी है 40, सी है 50 और डी है 60। इसमें आंसर होगा 60। राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 60 होगी और अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो अधिकतम संख्या जो है 500 से अधिक नहीं होगी, 500 से अधिक नहीं हो सकती विधानसभाओं में। भारत में 28 राज्य हैं और उन राज्यों के सभी 28 राज्यों की विधानसभाएं हैं, और कहता है कि विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या होगी न्यूनतम जो है 60 है, जबकि अधिकतम कितना होगी 500। लेकिन मिजोरम है, मिजोरम प्लस ये जो है मिजोरम है प्लस गोवा है, तो यहां देखेंगे यहां पर 40 है, जबकि अगर हम सिक्किम में चले तो सिक्किम में न्यूनतम 32 है। याद रखना होगा, यह मिनिमम है, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसका।
मिजोरम प्लस गोवा 40 है, सिक्किम और सिक्किम जो है 32 है। आइए इसको मैप से देखा जाए थोड़ा सा, देखेंगे ये इंडिया का मैप है और आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, जिसमें सिक्किम भी शामिल है। ये 7 सिस्टर हैं और सिक्किम जो है 7 सिस्टर में ना आकर के पूर्वोत्तर के राज्य में आता है। तो सिक्किम में मिजोरम, यह जो मिजोरम है देखेंगे, मिजोरम इसमें 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 और असम में 126। बाकी जितने भी हैं, अरुणाचल के ले लें, नागालैंड के ले लें, मणिपुर को ले लें, त्रिपुरा के ले लें, मेघालय के ले लें, इन सब में 60 है। याद रखेंगे यह 40 है, 32 है, यानी मिजोरम जो है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और असम में 126 है। बाकी जो है 5 राज्य, चाहे हम अरुणाचल की बात कर लें, नागालैंड की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, मेघालय त्रिपुरा की बात कर लें, उसमें 60 है। और कहता है कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, अभी तक देखेंगे यूपी में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें की संख्या है 403, जबकि बिहार में 243। बिहार में कितना है? 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? विधान परिषद की बात कर रहा है, विधान परिषदों की बात कर रहा है कि राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन है ए 1/6, बी 3/4, सी 5/6, डी 1/3। आपको उत्तर बताना है, इसमें आंसर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन है ए 1/6, बी 3/4, सी 5/6 और डी है 1/3। इसमें आंसर होगा सी 5/6। 5/6 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। और बाकी जो है शेष राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। देखेंगे, कहता है कि विधान परिषद, विधान, अगर हम बात करें विधान मंडल, तो विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधानसभा होगा और एक जो है विधान परिषद। विधान परिषद की बात करता है, कहता है कि अगर विधानसभा अपने विशेष बहुमत से या स्पेशल मेजोरिटी से, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित करे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित करे कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए, तो फिर जो है संसद द्वारा विधान परिषद का गठन वहां कर दिया जाता है। अब है कि विधान परिषद जब होगा तो विधानसभा के, जो विधानसभा की यहाँ सीट होगी या विधानसभा की में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी, इसकी 1/3। जैसे बिहार में 243 है तो 243 का 1/3। और बिहार विधान परिषद में जाएंगे तो कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75, लगभग 1/3 के आसपास पड़ जाएगा। अब कहता है कि इस विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको बता दें, विधानसभा, ये विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और देखेंगे 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है स्वायत्त शासित संस्थाओं का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके द्वारा 1/3 सदस्यों के द्वारा, क्योंकि जनता उसमें प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रही है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव है ये। जनता अगर प्रत्यक्ष भाग लेती तो यह प्रत्यक्ष चुनाव होता, लेकिन जनता प्रत्यक्ष नहीं ले रही है। जनता के प्रतिनिधि, चाहे आप मुखिया की बात कर लें, वार्ड की बात कर लें, प्रमुख की बात कर लें या जिला परिषदों की बात कर लें, तो उनके द्वारा जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा 1/3 सदस्यों का ये जो है चुनाव होता है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से। प्लस 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक
पास लोगों के द्वारा किया जाता है, प्लस 1/12 सदस्यों का चुनाव मास्टर या शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, लेक्चरर या प्रोफेसरों के द्वारा किया जाता है, और प्लस 1/6 सदस्यों का चुनाव नहीं, मनोनयन जो है राज्यपाल करता है। तो यह जोड़ेंगे तो यह 5/6 आएगा, और यह 5/6 भाग जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो यही प्रश्न पूछा है कि राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो 5/6 का, क्योंकि इसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। अच्छा प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी राज्यपाल द्वारा, और डी है राष्ट्रपति के द्वारा। आपको जवाब देना है इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी राज्यपाल द्वारा, और डी है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें आंसर होगा राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल करता है। आप ये समझ रहे होंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन आंसर होगा, गलत हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल करता है, जबकि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्रियों की, तो यह राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है केंद्र में अनुच्छेद 75 के द्वारा, और यहाँ जो है अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के द्वारा, अनुच्छेद 163 और 164 है, तो 164 के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब है कि राज्य विधानसभा के सदस्य अगर सुनेंगे, अगर आपका मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है, तो विधानसभा का सदस्य जो बनने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। वहीं पर विधान परिषद का अगर सदस्य है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, और उनके होने के बाद में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है या केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है ए विजय चौधरी, बी है विजय कुमार सिन्हा, सी है अनुग्रह नारायण सिंह, और डी है तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन है ए विजय चौधरी, बी विजय कुमार सिन्हा, सी अनुग्रह नारायण सिंह, और डी है तारकिशोर प्रसाद। आपको इसमें उत्तर बताने हैं कि बिहार विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसमें उत्तर होगा बी विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जो है वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि विजय चौधरी शिक्षा मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह की अगर बात करें तो बिहार विधान परिषद का सभापति हैं, ये सभापति हैं। जबकि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद प्लस रेणु देवी की बात करें तो ये दोनों जो हैं बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न, जीवाणुओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, जीवाणुओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या सत्य नहीं है, सत्य नहीं, ध्यान देंगे। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। बी जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन न्यूलियन हब के द्वारा किया गया। सी ये अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं।
और डी है गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। ये कहता है कि इसमें क्या सत्य नहीं है, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। बी जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया, ये अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। डी गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। इसमें आंसर होगा डी, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन ल्यूवेन हॉक ने नहीं किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने कलरा और तपेदिक के जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन कर करके बनाया था। ठीक है कि यह जो है कलरा और तपेदिक के जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था किसने? तो रॉबर्ट कोच ने। जबकि ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की अगर खोज की बात करें तो ल्यूवेन हॉक का, या जीवाणु विज्ञान की पिता किसे कहते हैं? तो ल्यूवेन हॉक को कहते हैं। जबकि अगर कृत्रिम संवर्धन की बात आती है तो कलरा और तपेदिक यानी टीबी के बैक्टीरिया का जो कृत्रिम संवर्धन किया गया था प्रयोगशाला में, या किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। अब है कि जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर, जैसे हम लोग हैं तो मल्टी सेलुलर हैं, खरबों की संख्या में हमारे अंदर जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है सिंगल सेलुलर होता है और सूक्ष्म जीव है। आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और आपको बता दें ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, विषम से विषम स्थानों पर और सम से सम स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। और आप जाएंगे तो जहाँ बर्फ है, बर्फ में भी पाए जाते हैं, गर्म स्थानों में पाए जाते हैं, समुद्र के तलहटी में भी पाए जाते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब है सी, ये अपना भोजन कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। वसा की भी बात करें तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अगर प्रोटीन की बात करें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो जहां भी कार्बन की मात्रा होगी वो तो कार्बनिक पदार्थ से अपना जीवन बसर करेंगे ही। अकार्बनिक पदार्थों से भी, जैसे कहीं पर मान ली मैग्नीज है, सल्फर है, ठीक है, अन्य छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स है उनके द्वारा भी जीवाणु अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब है डी, गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहा जाता है। एकदम सही है। अगर बैक्टीरिया गोलाकार है तो इसे कोकस कहेंगे। अगर यह कौमा के आकार का है, ऐसे कौमा के आकार का है तो इसे विब्रियो कहते हैं। विब्रियो कहते हैं। अगर वह सर्पिलाकार है, ऐसे सर्पिलाकार है, इस तरीके से सर्पिलाकार है तो वैसे को स्पाइरिलियम बोलते हैं। एस्पाइरिलियम बोलते हैं। अगर वह छड़ के आकार का है, ऐसे है, छड़ के आकार का है तो उसे बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। छड़ के आकार का होगा तो बैसिलस, अगर सर्पिलाकार होगा, सर्पिलाकार तो स्पाइरिलियम, अगर कौमा के आकार का होगा तो विब्रियो, और अगर वह गोलाकार होगा तो इसे कोकस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ऑप्शन है ए लैक्टोबैसिलस, बी लिखेंगे यहाँ पे, बी ईस्ट, सी राइजोबियम और डी है क्लोस्ट्रिडियम। इसका आंसर आप निश्चित रूप से जानते होंगे, बताएंगे आप। ऑप्शन है ए लैक्टोबैसिलस, बी ईस्ट, सी राइजोबियम और डी है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसमें आंसर है सी राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है कहता है कि मटर या दलहनी कुल के पौधे जो होते हैं, दलहनी कुल के पौधे कि उनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और ये राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और नाइट्रेट में बदलते हैं तो इसके बाद में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। या ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 खरीफ फसलों के बीच में एक रबी फसल की खेती करनी चाहिए क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद में कहता है कि राइजोबियम के अलावा साइनोबैक्टीरिया की बात करें, या साइनोबैक्टीरिया भी
मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और जनरली ये मिट्टी में पाए ही जाते हैं। यह राइजोबियम जो है दलहनी कुल के पौधों में पाए जाते हैं या मटर कुल के पौधों के गठों में पाए जाते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऑलवेज पाए जाते हैं मिट्टी में और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब है ऑप्शन है ए बैसिलस। बैसिलस नामक जो जीवाणु है यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है। दूध को किस में कन्वर्ट करता है, तो दही में कन्वर्ट करता है। अब देखेंगे ईस्ट, यह ईस्ट बैक्टीरिया नहीं है, यह कवक है और यह कवक जो है नमक ईस्ट काफी उपयोगी है। आप पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि यह जो ईस्ट है डबल रोटी में या बेकरी उद्योग में या फिर जलेबी बनाने में या शराब उद्योग में काम आता है। कौन, ईस्ट नामक कवक। अब है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और जो है खाद्य विषाक्तता, खाद्य को विषाक्त कर देता है, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम खाद्य को विषाक्त करता है। इसके अलावा साल्मोनेला, देखेंगे साल्मोनेला बैसिलाई नामक जो बैक्टीरिया है यह भी जो है खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है, यानी भोजन को विषाक्त करता है। साल्मोनेला बैसिलाई भी और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन अंगों को प्रभावित करती है। श्वसन अंग यानी नाक से लेकर के गला तक या फेफड़ा तक जाए, फेफड़ा तक कोई कौन सी प्रभावित करती है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन अंगों को प्रभावित करती है। ऑप्शन है ए आपके लिए अतिसार, बी डिप्थीरिया, सी प्लेग और डी है टेटनस। आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। अतिसार, बी डिप्थीरिया, सी प्लेग और डी है टेटनस। इसमें आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नामक जो रोग है यह श्वसन अंगों को प्रभावित करता है और यह भी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा डिप्थीरिया होता है और यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और यह भी श्वसन अंग को, डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी इसके बैक्टीरिया का नाम है और यह रोग भी यानी न्यूमोनिया भी श्वसन अंगों को क्या करता है, श्वसन अंग को प्रभावित करता है। अब है अतिसार या हैजा कह दें। अतिसार या हैजा या आंत को प्रभावित करता है, या पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। आंत को प्रभावित करे या पाचन तंत्र को प्रभावित करता है अतिसार। और यह जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु से होता है। ये जितने भी रोग देख रहे हैं आप जीवाणु से। अब है प्लेग। तो प्लेग जो है कहता है कि यह कांख को या पैर के बीच के भाग को या फिर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है प्लेग। तो यह जो प्लेग है यह भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसके बैक्टीरिया का नाम है पेस्चुरेला पेस्टिस या एरिसिनिया पेस्टिस। अब है टेटनस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और यह जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र, टेटनस किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ग के पौधों में जल शोषण करने की क्षमता अधिक होती है। किस वर्ग के पौधों में जल शोषण करने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन है ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी है ये सभी। आपको उत्तर बताना है इसमें आंसर क्या होगा या उत्तर क्या होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ये सभी। तो इसमें आंसर है क्या, ब्रायोफाइटा। पौधों के 3 ग्रुप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और ये सारे के सारे जो पौधे हैं कैसे हैं, तो अपुष्पोद्भिद हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद हैं। और कहता है कि ये जो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा में कहता है कि पत्ती, तना, प्लस जड़,
यह जो है क्लियर नहीं होता। थैलोफाइटा प्लांट होंगे उसमें पत्ती, तना और जड़ क्लियर नहीं होगा। जैसे बैक्टीरिया की बात कर लें, शैवाल की बात कर लें, कवक की बात कर लें, वायरसेस की बात कर लें, ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में पत्ती प्लस तना क्लियर होता है, तना क्लियर होता है। और यह पौधे वर्ग का एम्फीबियन कहे जाते हैं, यानी यह जल में भी होते हैं और स्थलीय भागों में जहां नम भूमि पाई जाती है, नम भूमि पाई जाती है वहां पर ब्रायोफाइटा होते हैं। जैसे रिक्सिया है, मर्केंसिया है। रिक्सिया की बात करें, मर्केंसिया की बात करें, या लिवरबर्ड्स की बात करें, मॉस की बात करें, इस तरीके के जो पौधे हैं ब्रायोफाइटा में आते हैं। पत्ती, तना तो मिलेगा लेकिन उसमें जड़ नहीं होगा। प्लस उसमें जाइलम, जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक जो है क्लियर नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे। ऐसे ब्रायोफाइटा प्लांट जो है जल का शोषण ज्यादा करते हैं, या फिर कह दें कि बाढ़ रोकने में भी कारगर होते हैं, बाढ़ रोकने में भी कारगर होते हैं। टेरिडोफाइटा प्लांट जो होते हैं इनमें जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्ती भी होगी, और इसमें जाइलम, जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक भी होंगे टेरिडोफाइटा में। ठीक है, धन्यवाद।